नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुरुक्षेत्र में आप सबका स्वागत है। डोभाल ने दम दिखाया और दिल्ली में दंगा खत्म हो गया। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सड़कों पर उतरे, दंगा प्रभावित इलाकों में गए, गली गली घूमे। कल रात से ही वो लगातार दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे और उसकी कमान अजीत डोभाल ने अपने हाथों में ले रखी थी। 16 घंटों में दूसरी बार आज डोभाल उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे, दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, सीधे लोगों से बात की, उन्हें हौसला दिया, भरोसा दिलाया कि अब कुछ नहीं होगा, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है और पुलिस अपना काम करेगी। इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले डोभाल ने पहले हिंसा प्रभावित मौजपुर इलाके का जाकर मुआयना किया और उसके बाद वो जाफराबाद गए। यहां भी उन्होंने लोगों से बात की। हर जगह वो गए, गली गली गए, लोगों के घरों में भी गए, मुसलमानों से भी मिले, हिंदुओं से भी मिले, जिनके घर जले थे, दुकानें जली थी, उनसे भी बात की, स्थानीय पार्षदों से मुलाकात की। डोभाल के सड़क पर उतरते ही आम लोग भी आज उनको देखकर उनसे बात करने और सुनने के लिए उनके पास आ गए। स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। भारत माता की जय। भारत माता हम सबकी है। ये आपके गली मोहल्ले में आपके साथ जितने लोग रहते हैं, इन सब के साथ में सौहार्द रहना, इन सब के साथ और हर एक को अपने साथ रखना। जय श्री राम। ऐसा है, ये नारेबाजी जो है, इससे ये जो नारेबाजी, इससे किसी का लाभ नहीं होता। अगर भारत माता को प्रेम करते हो, भारत माता के लिए अपने दोस्तों को, अपने जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ एक प्रेम की भावना से रहना चाहिए। आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं दूर जा रहा हूँ, नहीं किसी तरह नहीं, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल अपने आप को। अभी आपने देखा, ये उन हिस्सों में थे जहां ज्यादातर आबादी हिंदुओं की है और वहां लोगों को, जिसको उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देखा, तो उससे भी बात करने पहुंच गए कि आप सुरक्षित हैं, आप खुद को महसूस कीजिए और हम आपकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। 3 दिन से सुलग रही दिल्ली में कल रात से शांति है। कल वो रात जब पहली बार दिल्ली की सड़कों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उतरे और आज भी लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। सुनिए उन्होंने क्या बात अरे डोभाल साहब नमस्कार। के गौरव, निगम पार्षद यहाँ से गौतमपुरी वार्ड से। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपके लोगों की जिम्मेदारी होती है चीजों को सियासत की तरफ नहीं, लेकिन इंसानियत की तरफ ले जाए। I want to talk to him. सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यहाँ जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे। We are not feeling safe. सर प्लीज लेट मी कंप्लीट। सर यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे सर, प्लीज। और एंड सर प्लीज सर, यहाँ उन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं सर। सर गरीबों का इतना लॉस हो रहा है सर। पुलिस आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर सर। वी आर नॉट सेफ। दिल्ली में जिस किस्म से दंगा हुआ, क्या उसे हम स्वतः स्फूर्त दंगा कह सकते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस लोगों में उकसावा आना और उसके बाद ये सब कुछ होना कहा जाएगा या नहीं? 72 घंटे तक दिल्ली को जलाने की साजिश क्या 72 दिनों से चल रही थी? बहुत सी बातें हैं जो शायद इस ओर इशारा करती हैं। सबसे पहले ये आप तस्वीरें देखिए, दिल्ली के उन इलाकों के एरियल शॉट्स हैं जहां पर दंगा हुआ था और पुलिस के ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में छतों के ऊपर इमारतों की पत्थर बटोर कर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पत्थर घंटे 2 घंटे में जमा किए गए हों ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा होगा भी तो 2-1 घरों में पत्थर जमा हो सकते हैं, कई घरों में नहीं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बोरियों के अंदर पत्थर भर भर के लोग लेकर के अपने साथ आए थे। मतलब दंगे में इन पत्थरों को इस्तेमाल करना है, इसकी तैयारी पहले से थी। इसीलिए ये सारी बातें किसी साजिश की ओर भी इशारा करती हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, तेजाब से जले हुए लोग। दिल्ली के दंगे के दौरान जीटीबी अस्पताल में पहुंचे बहुत से लोग आग में झुलसे हुए थे और कई लोग तेजाब से झुलसे हुए थे। तेजाब बाजारों में नहीं मिलता, दुकानों में नहीं मिलता है, फिर तेजाब कैसे आया दंगाइयों के हाथ में? जीटीबी अस्पताल की तरफ से जारी की गई लिस्ट है और उसमें कई लोगों के जो जख्म हैं वो एसिड इंजरीज बताई गई हैं। तो जो लोग दंगे में जख्मी हुए, अस्पताल में आए, उन पर तेजाब फेंका गया था। अब तेजाब का इस्तेमाल दंगे में हो तो ये तो जाहिरन ऐसा लगता है कि किसी तैयारी के तहत किया गया। देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी जो आपने देखी।
कल इंडिया टीवी के कैमरे पर कुछ ऐसी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई जिसमें पुलिस पर छतों से गर्म पानी डाला जा रहा था ताकि पुलिस पेट्रोलिंग न कर सके, वो मौके से चली जाए। आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि ये क्रिमिनल्स का काम था, ये आम इंसान की सोच नहीं हो सकती। बहरहाल आज हम बात करेंगे अजीत डोभाल को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, क्यों उन्हें दिल्ली का दंगा कंट्रोल करने के लिए आधी रात में पुलिस के साथ पेट्रोलिंग करनी पड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या दिल्ली का दंगा एक साजिश। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। तस्लीम रहमानी साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एसडीपीआई से, और शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आपका स्वागत है। तस्वीरें आपको इस वक्त जो बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली में दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद, लोगों से मुलाकात करने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें पूरा ब्यौरा देंगे, सड़क पर उन्होंने क्या देखा, लोगों से उन्होंने क्या सुना, और दिल्ली के सुरक्षा हालात इस वक्त क्या हैं। तो कल रात से लेकर अब तक दिल्ली में जो शांति आई है उसका चेहरा एक किस्म से बने हुए हैं अजीत डोभाल, और ये कहने में हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कल रात से दिल्ली वाकई शांत भी है। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दिल्ली का दंगा शांत करने के लिए रात भर घूमना पड़ा, पुलिस के साथ पेट्रोलिंग में जाना पड़ा, लोगों के बीच जाकर लोगों की शिकायतें सुननी पड़ी, लोगों को यह भरोसा देना पड़ा कि सब सुरक्षित हैं, ये नौबत आ गई। निश्चित तौर पर देखिए, जब आप जो है कुछ लोग भ्रम फैलाकर ये दो संप्रदायों के बीच में उन्माद भड़काकर हिंसा पर आमादा हैं, ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये दायित्व भी है। और उन्होंने जैसा बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उनको ये दायित्व सौंपा और शांति संस्थापित करने में उनको सफलता मिली। ये दिल्ली में जिस तरह से आग लगाई गई थी और जिस तरह से शांत हुई है, वो देखकर हर भारत के नागरिक को सुकून मिला है। लेकिन 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, ये भी आपकी सरकार के रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं? देखिए, जिस तरह से दिल्ली को जलाने का षड्यंत्र रचा गया था, पुलिस ने निश्चित तौर पर संयम बरता, और उसके संयम के नाते पुलिस के एक जवान को जो है बलिदान भी होना पड़ा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी हमारे एक जवान की बलि चढ़ी उसमें, और कई निर्दोष नागरिक भी जो हैं दंगाइयों की हिंसा के शिकार हुए। तो नैतिक दायित्व तो निश्चित तौर पर हमारा है, लेकिन जिन लोगों ने इस उन्माद को भड़काया, जिन्होंने दंगे को हवा दी, जिन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान भारत की छवि को बिगाड़ने का षड्यंत्र किया, उन सबको चिन्हित करके उनको दंडित करना, यह भी हमारा दायित्व है और उसका भी हम निर्वाह करेंगे। खुशी है, लेकिन आपने कम से कम षड्यंत्र कहा, लेकिन फिर भी नैतिक जिम्मेदारी ली, क्योंकि सरकार आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी थी कि दिल्ली सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति महफूज रहे। आसिफ मोहम्मद खान साहब, लेकिन पहले ये बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, सब कुछ देख रहे होंगे, लोगों को समझा भी रहे होंगे, अजीत डोभाल के कल रात से उतरते दिल्ली कैसे खामोश हो गई, आग लगनी कैसे बंद होगी, और ये क्या पहले नहीं हो सकता था? अगर आप उनको रॉबिन हुड की तरह पेश करना चाहते हैं तो ये रोल तो उनका आज से 3 दिन पहले हो जाना चाहिए था। नहीं, मैं पेश नहीं करना चाहता, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं। अचानक वो फील्ड में उतरते हैं और सारा हालात नॉर्मल हो जाता है। देखिए, उनके फील्ड में उतरने से कोई, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से हुआ है। उनको तो जो पुलिस, आज हाई कोर्ट ने भी कहा कि पुलिस किसके प्रेशर में काम कर रही है और दिल्ली में राज हो रहा है, या अक्सर बीजेपी कहती है कि 84 के दंगों की बहुत मिसाल देती है। आज हाई कोर्ट ने कहा कि अब रिपीट नहीं होने देंगे 84 जैसे हालात को, और हमें इंटरवीन करना ही पड़ेगा, चाहे कोई इसको किसी भी अंदाज में ले। अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा, आते हैं उस पे आते हैं। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं सर कि कल से ही करेंगे, कल रात पिछले 2 दिन में और कल रात से अब तक में क्या अंतर आ गया? ऐसा आरोप दिल्ली पुलिस पर तो आप ये लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस एक पक्ष के साथ मिली हुई है। देखिए, हम आज भी ये बात कहते हैं कि ये जो दंगे हैं, हाँ, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड और पुलिस स्पॉन्सर्ड है। पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की गाड़ियां जला रही थी। आप देखिए कि मॉब जो है वो दुकानें जला रहा था, कारें जला रहे थे, घर जला रहे थे, और पुलिस तमाशबीन बनी हुई खड़ी हुई थी। सिर्फ एक तरफ से आगजनी हो रही थी। नहीं, मैं किसी एक पक्ष को, देखिए, मैं किसी एक पक्ष को या एक धर्म के विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। मैं दंगाइयों की बात कर रहा हूं कि दंगाई दोनों तरफ थे, दोनों तरफ से दंगाई पुलिस की मौजूदगी में, और पुलिस हाथ पे हाथ रखे हुए खड़ी हुई है। पुलिस ने, अगर पुलिस चाहती, देखिए, पुलिस चाहती, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता
तो पहले ही पुलिस दिन हाथ पे इसको हाथ रख- कंट्रोल कर लिया एक सेकंड, जाता। सर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आज हाई कोर्ट ने कहा है, एक मिनट, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बहुत ही उत्तेजक जो भाषण दिए गए या जो अब मुझे वीडियोज बताइए, हैं, मुझे आपने बताइए, पुलिस मुझे ये कमिश्नर बताइए, से मुझे कहा कि आप सारे नहीं विषय, लेके आज आप तक। सारे विषय मत मिलाइए, उसमें उन पर हम जाएंगे सारे विषय, लेकिन मत मिलाइए। आपने कहा पुलिस चाहती तो पहले दिन ही दंगा रुक जाता। कैसे रुक जाता? अगर जाफराबाद में बैठे लोगों को पुलिस उठा देती तो दंगा नहीं होता, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए आप अगर शाहीन बाग को देखें या जामिया पे देखें कि वहां पर भी कुछ ऐसे अनासिर आए और उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, फायरिंग की उन आंदोलनकारियों पर। लेकिन ये वहां के लोगों को आपको तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। जाफराबाद की बात कर रहा हूं, माहौल नहीं बिगड़ना, जाफराबाद की बात कर रहा हूं। लेकिन जाफराबाद जैसे जगह पर जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ आज भी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। और आज हाई कोर्ट ने उस तरफ इशारा भी किया है। एक मिनट, हाई कोर्ट ने कहा कि आज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, आपने कहा पुलिस स्पॉन्सर्ड दंगे थे, यानी पुलिस सरकार ने करवाए, पुलिस ने कराए, और जब उनका मन भर गया, भाई बहुत आग देख ली, अब बस हो जाते हैं। बिल्कुल, अच्छा, बस यही हुआ है। मतलब ये दिल्ली को जलते देखना नहीं, ये दिल्ली को जलते देखना चाहते थे, ये दिल्ली को जलते देखना चाहते थे। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर, देश का गृह मंत्री चाहता था दिल्ली में आग लगे, और बहुत आग देख ली तो भैया आप बंद कर देते हैं। अगर अजीत डोभाल साहब के हाथ में ऐसा कोई करिश्मा था तो ये करिश्मा तो उन्हें आज से 3 दिन पहले दिखा देना चाहिए था। जैस्मीन, अब तो 3 दिन हो गए, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री साहब सबने बड़ा देखा होगा, रिव्यू किया होगा, क्या हुआ दिल्ली में, क्यों हुआ दंगा और खत्म कैसे हुआ, क्या समझते हैं आप? देखिए आज हमारे सारे नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने भी बयान रखा है असेंबली में, और ये साफ सवाल खड़े किए हैं कि 4 दिनों से जो हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, और लगातार जो पुलिस खुद डिमांड कर रही है कि हमें एडिशनल फोर्स दीजिए, हमें ताकतें दीजिए कि हम लाठीचार्ज करें, ओपन एयर फायरिंग करें, क्राउड को कंट्रोल करें, लेकिन ऊपर से ऑर्डर लगातार ऐसे कुछ नहीं हुए। आज जाके कुछ पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ाई गई, तो ये बहुत बड़े सवाल करता है। इसमें दिल्ली पुलिस की विफलता नहीं है, इसमें गृह मंत्रालय और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह की बड़ी विफलता है कि नेशनल कैपिटल में 4 दिन तक आग लग रही है। और आज भी आपको अगर ये लग रहा है कि अजीत डोभाल जी के आने से वारदातें कम हुई है जरूर, लेकिन अभी भी कई ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहां पे पुलिस दिख ही नहीं रही है। तो हमारी पहले से मांग है कि अभी आर्मी को आने की जरूरत पड़ गई है दिल्ली में, तभी ये हिंसा की वारदातें कम होगी। और जो भाजपा का दोहरापन है कि एक तरफ से बोल रहे कि हम बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो आतंकवादी नेता, और मैं ये शब्द बहुत जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, कि जब जब कपिल मिश्रा ने अपना मुंह खोला है तो दिल्ली की हवा बिगड़ी है, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन का समय हो, चाहे वो अब पिछले 3 दिन की बात है हो, और आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। आज हाई कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है कि पुलिस कमिश्नर कह रहे कि हमने तो इनके बयान देखे भी नहीं है। तो इससे ज्यादा दबाव के तथ्य और एविडेंस क्या हो सकते हैं कि कपिल मिश्रा जैसे नेता सरेआम खुले घूम रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, और उनके विधायक हैं जो भाजपा के अभय वर्मा, वो भी कल रात को उनके लोग नारे दे रहे हैं कि गोली मारो गोली मारो। तो ये भाजपा का केवल दोहरापन है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी सीरियस है, कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन और कदम उठाने की अभी भी जरूरत है। मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं जैस्मिन, कुछ बातों से नहीं हूं। मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि अनुराग ठाकुर के, परवेश वर्मा के, कपिल मिश्रा के, अभय वर्मा के बयान बहुत भड़काऊ थे और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो आज अदालत ने कहा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि रविवार के दिन थे वो उनका नाम लेके दंगे कर रहे थे। मेरी दूसरी बात, रविवार के दिन कपिल मिश्रा ने बयान दिया कि 3 दिन के अंदर अगर दिल्ली पुलिस ने जाफराबाद में बैठे लोगों को सड़क से नहीं उठाया तो फिर वो ये काम खुद करेंगे। और उसके बाद पत्थर चला, ये फैक्ट है। पहला पत्थर कहां से चला ये आज तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ये मानने में थोड़ी दिक्कत होती है कि एक कपिल मिश्रा के एक बयान से एक जिला का जिला जलने लगा, 20-25 जगहों पर आग लग गई, घरों में पत्थर आकर के स्टोर कर लिए गए, तेजाब की बोतलें आ गई, शार्प शूटर्स आ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस की रिपोर्ट कह रही है। क्रिमिनल गैंग से हथियार इस्तेमाल करवाए जाने लगे। सवाल क्योंकि मुझसे पूछा है आपने सौरभ जी, देखिए ये जो जैस्मिन, 1 मिनट, ये सवाल शहजाद से है, 1 सेकंड रुकिएगा, बोलिए।
देखिए, आज कपिल मिश्रा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, पर मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आज आप दिल्ली का सूरत हाल देख रहे हैं, उसके बीज कब बोए गए? इसके बीज 72 दिन पहले बोए गए, जब शाहीन बाग में बुरखा में बैठी कुछ एनार्किस्ट को आपने लेजिटिमाइज कर दिया, जब वो लगातार स्टेट की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे थे, पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे थे, संसद को चैलेंज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा था। क्या जरूरत थी कि शाहीन बाग में वो मामला चलता रहता? आज जो भी पैनल पे बैठे हैं, मैं एक एक करके सबसे पूछना चाहता हूं, आज ये सारी चीजें हुई है, आप क्या पक्ष में है शाहीन बाग चलता रहे? जो लोग आज भी पक्ष में है कि शाहीन बाग और उसके रिटेल आउटलेट चलते रहे जाफराबाद से लेकर पूरे देश में, वो चाहते नहीं है कि देश के अंदर माहौल ठीक हो। क्योंकि अगर आप चाहते तो सुप्रीम कोर्ट पे मामला छोड़ दीजिए। आज कोर्ट की दुआई दे रहे हैं ना सब लोग, कह रहे हैं ना कपिल मिश्रा को बोल दिया, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाए, तो इसी कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के प्रदर्शन नहीं हो सकते, प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके से ये नहीं हो सकता। तो आएंगे सारे लोग और कहेंगे कि शाहीन बाग अब उड़ जाए, नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, मैं एक कपिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराइए, पर क्या कपिल मिश्रा इकलौता है, अकेला? मैं तो बीजेपी की सरकार को कहूंगा कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। पर जब शाहरुख के हाथ में पिस्तौल होती है तब ये लोग कुछ नहीं बोलते। जब ये पीएफआई के हमारे साथ सदस्य बैठे, तस्लीम रहमानी, उनका नाम बकायदा आता है, एसडीपीआई के उनकी पार्टी है, पीएफआई का नाम बकायदा ईडी के डॉक्यूमेंट में आता है कि ये लोग दंगे भड़का रहे, पैसा मिल रहा है विदेश से। तो कांग्रेस के नेता उनको डिफेंड करते हैं, ये वेणुगोपाल ने किया है, आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम आए, ये लोग आके उसका सुरक्षा कवच बनते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि एक तरफ के दंगाई तो आपको दिखते हैं, पर दूसरे तरफ की जब बात आती है तो आपके मुंह पर पट्टी आ जाती है जैस्मिन शाह के? ये भी तो गलत बात है। तस्लीम रहमानी साहब, एक बात का जवाब दीजिएगा कि इस बार दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ, इसकी शुरुआत जाफराबाद से हुई थी। जैस्मिन एक मिनट, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है तो कार्यवाही करिए ना। एक मिनट सर, आप एक सेकंड, आम आदमी पार्टी के 62 एमएलए हैं, बयानबाजी क्या कर रहे थे ये 62 एमएलए सैटरडे से? कदम उठाइए सर। जैस्मिन शाह, आप मुझे बताइए, एक सेकंड जैस्मिन, देखिए मुझे एक बात बताइए, आपके 62 एमएलए जो ज्यादातर मुसलमान इलाकों से जीत कर भी आए हैं, आपके एमएलए जमीन पर थे क्या? आपके एमएलए वहां की अमन और शांति कमेटी के साथ काम कर रहे थे क्या? क्या आप लोग दिल्ली पुलिस के साथ बाहर निकल के वहां के लोगों को समझा रहे थे कि सीए का मामला है, छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए थे? ये सीए कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आपको बताता हूं, अच्छी बात आपने उठाई, तो अभी उसका आंसर सुन लीजिए, उसका आंसर सुन लीजिए। जितने हमारे काउंसिलर हैं और जितने हमारे एमएलएज हैं, और उतना भी नहीं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, लगातार 1-to-1 मीटिंग घर में बैठ के शांतिपूर्वक इस जैस्मिन शाह, क्या आपको ये मालूम है, क्या आपको ये मालूम है कि आईबी के जिस अफसर की हत्या की गई है, अंकित शर्मा, उसकी हत्या का आरोप उसके परिवार वालों ने आपकी यानी आम आदमी पार्टी के काउंसलर पर लगाया है? बुनियाद आयोग आपकी पार्टी के काउंसलर पर आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप लगा है और उसे हाईकोर्ट ने समन किया है। क्या आप जानते हैं इस बात को? आपकी पार्टी के काउंसलर को आईबी के अधिकारी की हत्या के आरोप पे समन किया है हाईकोर्ट ने। अंकित शर्मा के परिवार ने कहा है कि आपकी पार्टी के काउंसलर ने मारा उसको। जांच करें, तथ्य सारे बाहर आए। और मैं अभी कह रहा हूं कि पूरी जांच तुरंत से तुरंत हो और सारे तथ्य बाहर आए। जितना जिम्मेदार कपिल मिश्रा, उतना जिम्मेदार अमानतुल्लाह खान है। अमानतुल्लाह खान के स्पीचेस अगर मैं सुनवा दूं तो देश में दंगे हो जाए। रहमानी साहब को चर्चा में लाना चाहता हूं। ठीक है अमित शाह, अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई। एक मिनट, अब मैं रहमानी साहब से बात करूं। रहमानी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर इस बार जो दंगा भड़का, उसकी वजह मैं गलती की बात नहीं कह रहा हूं, उसकी वजह जाफराबाद बना। गलती किसकी थी ये पुलिस साफ करेगी। कल जब पुलिस ने वहां जाकर अनाउंसमेंट करी कि अब आप ये सड़क खाली कर दीजिए, ये मजमा आपका गैर कानूनी है, सब लोग वहां से उठ करके चले गए। लोग तो पूछेंगे कि रविवार के दिन या शनिवार की रात को जब लोग वहां बैठे थे, इन दी फर्स्ट प्लेस बैठते ही ना, या तब देख रहे थे कि हालात खराब हो जाएंगे या हमारे रहने से, तो चले जाते, दंगा ही नहीं होता दिल्ली में। देखिए सौरभ, मुझे 2-3 ही बातें कहनी है, छोटी छोटी सी जी। एक बात तो ये कि ट्रम्प साहब अमेरिका से चले और यहाँ पर शुरू हो गया दंगा, और ट्रम्प साहब यहाँ से गए और जहाज में बैठ के गए, उड़े 10 बजे रात को, और डोवाल साहब यहाँ पहुँच गए और दंगा शांत हो गया सुबह तक। क्या ये कोई खास बात नहीं है? यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन से लेके अब तक 3 यूएस प्रेसिडेंट जब भी यहाँ आए, यहाँ पर कुछ ना कुछ लोगों का कत्लेआम हुआ है, ये रिकॉर्ड पर है, ये हिस्ट्री है। सीएए को लेके एंटी सीएए मूवमेंट को कर्ब करने के लिए आरएसएस, बीजेपी और इनके पूरी की पूरी गवर्नमेंट
ये चाहती रही है कि इसको किसी सूरत खत्म किया जाए। एक डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट सब जगह है, लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपके सवाल से सहमति करता हूं। 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। 23 तारीख को वो कौन लोग थे जिन्होंने जाफराबाद में कुछ औरतों को भेजा कि वो मेट्रो स्टेशन पे जाके बैठ जाए? ये जांच का सवाल है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उसे भी वही प्रोवोकेशन मानता हूं जो प्रोवोकेशन कपिल मिश्रा ने वहां उस वक्त खड़े होके किया था, और जो जिनके साथ जो लोग आए गाजियाबाद से भी और हरियाणा से भी, जिनको कल रात को वापस भेज दिया गया, क्या उनकी कोई जांच नहीं होगी? एक बात। दूसरी बात, यहाँ ये जास्मीन जी बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, ये कहते हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है और लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारे हाथ में नहीं है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल तो मेरा इनसे ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रतन लाल हमारा सिपाही शहीद हुआ पुलिस का, उसको 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन अनाउंस किया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में दिल्ली पुलिस आती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो कंपेंसेशन दे, उन्होंने दिया। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में तो दिल्ली पुलिस नहीं आती। आप चिल्लाए जा रहे हैं। आपने आज असेंबली में खड़े होकर 1 करोड़ रुपए और एक जॉब का अनाउंसमेंट किया। 26 लोग मारे गए। सुनिए, 26 लोग मारे गए हैं। क्या आप उनको क्रिमिनल समझते? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जलाई गई है। पूरा का पूरा चारबाग, नूर इलाही, करावल नगर और शिवपुर चौक पे जितनी दुकानें थी चुन चुन के आइडेंटिफाई करके जलाई गई है। उनके कंपेंसेशन के लिए आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। क्या किसको चुना गया? मैं सीधे कहता हूं कि आप भी किसको टारगेट किया गया है? चुन चुन के किसको टारगेट किया गया रहमानी साहब? मालूम था क्या होने वाला है। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, चुन चुन के किसको टारगेट किया गया? ये एक तरफा नैरेटिव मत बनाइए। मुझे इस बात से दिक्कत है कि इसको दिल्ली के दंगे को एक तरफा हिंसा बताया जा रहा है। ये एक तरफा हिंसा नहीं थी। रहमानी साहब सुनिए मेरी बात, दिल्ली की हिंसा को एक तरफा हिंसा बताने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरफा हिंसा नहीं थी। मैंने उसका जो पॉलिटिकल एंगल है वो बताया है। मैंने एक तरफा हिंसा की बात नहीं की है। मैंने इसको कहा है कि उसका पॉलिटिकल एंगल क्या है और उसका तो पॉलिटिकल एंगल तो सर आप जैसे लोगों को बताना पड़ेगा ना। मुझे एक बात बताइए, शाहीन बाग के अंदर अभी आपने सर 1 मिनट रुकिए, सुनिए आप। नहीं एक सेकंड सुनिए, सवाल है मेरा आपसे, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये जिम्मेदारी आप जैसे नेताओं की है। ये जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है जो सीएए का विरोध कर रहे हैं। आपको ये बताना पड़ेगा जिन लोगों ने शाहीन बाग में रोड ब्लॉक की है, जिन लोगों ने शाहीन बाग के अंदर वहां पर महिलाओं को बैठाया है, हम कैसे फर्क कर लें कि वो लोग और हैं और जाफराबाद में लोगों को बैठाने वाले लोग और हैं। आप जाफराबाद को डिसोन कर देते, शाहीन बाग को ऑन करते, क्योंकि जाफराबाद में आग लग गई तो इसलिए अपने आप को आप उससे दूर कर रहे हैं। शाहीन बाग में फिलहाल पत्थर नहीं चल रहा तो आपके लिए शाहीन बाग ठीक है, आप इंतजार कर रहे हैं कि शाहीन बाग में भी ऐसा कुछ हो जाए। केजरीवाल की जिम्मेदारी है, दिल्ली के शहरियों की जिम्मेदारी है, दिल्ली के शहरियों की जानो-माल की जिम्मेदारी केजरीवाल। ये जिम्मेदारी उन लोगों की क्यों नहीं है जो सड़कें ब्लॉक कराकर लोगों को बैठने को मजबूर कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? ये सोच तो वहीं से पनपी है। नहीं कौन कहीं ब्लॉक नहीं हो रही सड़कें, कहीं ब्लॉक नहीं हो रही हैं। जिस शाहीन बाग की बात कर रहे हैं शहजाद साहब यहाँ बैठे हुए 2 महीने से पीएफआई का नाम ले रहे हैं। आज आपको पीएफआई का नाम याद आ गया, आरएसएस का नाम लेते हुए मुंह में आपके छाले पड़ जाते। आरएसएस के तमाम लोग। सर पीएफआई का नाम पुलिस ले रही है, पीएफआई का नाम पुलिस ले रही है। अगर पुलिस कह दे कि इसमें आरएसएस शामिल थी, आम आदमी पार्टी शामिल थी, बीजेपी शामिल थी, हम बोलेंगे, एक जगह नहीं बोलेंगे हम। पुलिस ने लिया न किसी ने। पीएफआई आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम यूपी पुलिस ने बैन करने वाली लिस्ट में डाला है। आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की मांग की है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, दंगा भड़काने के आरोप में। को लाके पत्थर जलाते, मस्जिदों पे दंगा करने में एक मिनट आसिफ मोहम्मद खान, एक सेकंड रहमानी साहब, एक मिनट रहमानी साहब, एक ही चीज में तस्लीम रहमानी जैसे आपने अपनी बात के लिए, मैंने अपनी बात के लिए, एक मिनट सौरभ जी एक ही बात कहूंगा, जब पहले वो शाहरुख बंदूक वाला निकला ना तो पहले पता नहीं था कि हिंदू है मुसलमान, तो इनके पूरी मंडली ने ये पेश करने की कोशिश की कि वो हिंदुत्व आतंकवादी है। आपको पता है ये बात? सोशल मीडिया पर अनवेरिफाइड वीडियो चलाना कि भाई साहब एक कौम के लोगों को मारा जा रहा है दूसरी कौम के द्वारा, ये शाहरुख को हिंदुत्व का आतंकवादी के तौर पर बताना, वो पीछे एग की क्रेट थी उसको भगवा झंडे बताना, ये कौन कर रहा है? कौन सी सोच है ये? सोशल ये शाहीन बाग सोच है। फिलहाल सोशल मीडिया को छोड़िए, अलगाववाद की सोच वहीं से पनपी है।
अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड। आज आसिफ मोहम्मद खान साहब दिल्ली पुलिस ने कुछ वीडियोस जारी किए हैं सर। एक मिनट रहमानी साहब, एक मिनट, आप किसके हैं मुझे नहीं पता। एक मिनट, एक नहीं शहजाद ड्रोन से ड्रोन सर, एक मिनट सर, एक मिनट रहमानी साहब, एक मिनट सर, प्लीज थोड़ा सा बस। दिल्ली पुलिस कह रही है ये पत्थर जमा कर करके घरों की छतों पर रखे हुए थे। एसिड कहां से आ रहा है? बोरियों में पत्थर रखे हुए हैं, ये सब कहां से आ रहा है? इतनी गोलियां दिल्ली के राइट में चली हैं, पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई, राइटर्स गोलियां चला रहे हैं। 100 से ज्यादा राउंड गोलियां चली हैं दिल्ली के अंदर। ये सब बिना प्लानिंग के हो जाता है क्या? देखिए, दिल्ली पुलिस को वो भी वीडियोस दिखाने चाहिए जो दिल्ली पुलिस खुद पल्लियों में लड़कों को बुलाकर और पत्थर इकट्ठे करवा रही है। ये भी चला है मीडिया में, ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पुलिस की मौजूदगी में पत्थर तोड़ के बोरियों में भर के लड़के लेकर जा रहे हैं और पुलिस कांस्टेबल वहां पर खड़े हुए हैं। ये भी पुलिस को जारी करना चाहिए वीडियोस, अगर वो करी है तो वो भी जारी करनी चाहिए। डीसीपी की मौजूदगी में आज हाईकोर्ट ने कहा है कि कपिल मिश्रा ने किस ऑफिसर की मौजूदगी में ये धमकी दी थी, उस पुलिस ऑफिसर का भी पुलिस को आज पूछा है, हाईकोर्ट ने पूछा है कि ये कौन ऑफिसर था जो कपिल मिश्रा के बराबर में खड़ा हुआ था, पुलिस ऑफिसर, और कपिल मिश्रा धमकी दे रहा है। ये हाईकोर्ट ने पूछा है कि इसका नाम क्या हमें सारा दिल्ली को तो दिल्ली पुलिस अपने हिसाब से अगर कोई बात कहना चाहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस को क्या दूसरा पहलू भी। मैं पूछ लेता हूं सवाल, एक सेकंड मैं पूछता हूं। ये इल्जाम लगाया जा रहा है प्रेम शुक्ला साहब, आपने सुना कि दिल्ली पुलिस ने अनबायस तरीके से अपना काम नहीं किया। दिल्ली पुलिस में खुलकर कहूं, आरोप यह है कि हिंदू पक्ष के साथ खड़ी रही, वहां के दंगाइयों को उन्होंने रोका नहीं और सारी सख्ती मुसलमानों के साथ की। आप मुझे कृपा करके बताइए ना, वीर गति प्राप्त करने वाले रतन लाल की हत्या करने वाले, क्या कपिल मिश्रा के उकसावे पर हत्या की गई हो? अर्पित शर्मा की जो हत्या की गई, आपके पार्षद के घर से हत्यारे निकले, क्या वो कपिल मिश्रा की प्रेरणा से निकले थे? जो छतों पे पत्थर एक विशेष बस्ती में थे, वो क्या कपिल मिश्रा की प्रेरणा से लाकर रखे गए थे? जो पुलिस बलों पर एसिड फेंकी गई, क्या कपिल मिश्रा की प्रेरणा से किए गए? तो कपिल मिश्रा को आप निश्चित तौर पर कटघरे में खड़ा कीजिए। कपिल मिश्रा को कटघरे में खड़ा करने के पहले कृपया बीच में ना बोले। देखिए जास्मिन आप इनके बाद बोल लीजिएगा, जास्मिन आप इनके बाद बोल लीजिएगा, सुन रहा था, इनके बाद आप बोल लीजिएगा, मैं आप ही को मौका दूंगा, आप ही के पास आऊंगा। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए। अर्पित शर्मा जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी के हत्यारों के चरण चाटने में आपको शर्म नहीं आती है कि आप उसके पक्ष, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाते हैं? एक इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी उसकी हत्या कर दी जाती है, हमने पहले उसकी लाश फेंक दी जाती है और आप बेशर्मी से दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अमानतुल्लाह खान जैसे घिनौने आदमी का आप विधायक है आपका, और आपको शर्म नहीं आती है? क्या ये सारे जो दंगे का प्रपंच है वो आपके लोगों ने रचा है? उन 5 विधायकों की संदिग्ध भूमिका भी सबके सामने आएगी, फिर आप पीछे बोले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि क्यों है? जास्मिन थोड़ी आवाज कम कीजिए, जास्मिन प्लीज, मैं आपकी आवाज थोड़ी कम कर रहा हूं, इनके बाद आप बोल लीजिएगा। आप कंप्लीट कर लीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, मैंने इनसे बहुत सीधा सवाल पूछा, उसका कृपा करके मुझे लगता है ये तीनों लोग, तस्लीम रहमानी, आसिफ मोहम्मद खान और जैस्मिन शाह जी, उत्तर दें कि क्या अर्पित शर्मा की हत्या करने वाले लोग, हत्यारे, क्या कपिल शर्मा के वक्तव्य से प्रेरित हुए थे? जो रतन लाल जी की को वीर गति प्राप्त हुई, उनकी हत्या करने वाले लोग क्या कपिल शर्मा की भाषण से प्रेरित हुए थे? जिन लोगों ने अपने घरों के छतों पर पत्थर लाए, वो क्या कपिल शर्मा के वक्तव्य से प्रेरित हुए थे? जो बंदूकें लेकर निकले मोहम्मद शाहरुख जैसे लोग, क्या वो कपिल मिश्रा के कारण प्रेरित हुए थे? क्या ये कपिल शर्मा ने? अरे भाई फिर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो। मैं कपिल मिश्रा के बारे में कह रहा हूं, उसके बयान को भूल गए, कुछ तो लेगी। अच्छा एक मिनट, इसका जवाब दीजिए। जैस्मिन बोल रहे थे, शाहरुख का नाम ठीक है सर, प्रेम शुक्ला जी आपने कह लिया, अब जरा उनको सुन लीजिएगा। तस्लीम रहमानी साहब भी, एक मिनट आप भी सर खामोश हो, प्रेम शुक्ला जी आप भी। जैस्मिन शाह बोले, केवल जैस्मिन शाह की आवाज जाए, बोलिए जैस्मिन।
सौरभ मुझे तो पहले ये शर्म आ रही है और दुख हो रहा है कि नेशनल एयर पे ऐसे प्रवक्ता बैठे हैं जो कपिल मिश्रा के बयान दे रहे हैं, उनके लॉयर बने बैठे हैं। या मतलब हमें इस माहौल में ऐसे सारे बयानों की निंदा करनी चाहिए। अब क्या इसके बयान से उसने हिंसा की, इसके बयान से उसने की, वो दिल्ली पुलिस तय करेगी। दिल्ली पुलिस पर हम विश्वास करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करें, लेकिन कपिल मिश्रा को अगर आप डिफेंड कर रहे हो इस शो पे तो आपको शर्म आनी चाहिए। डिफेंड कर रहा है ऐसे सारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए, पहले उन पे एफआईआर दर्ज कीजिए, उन्हें अंदर कीजिए, फिर बात कीजिए, वरना आप और वो दंगई में कोई फर्क नहीं है। मुझे लगता है ये बात कहने में अमानतुल्लाह खान का बयान हो चाहे कपिल मिश्रा का बयान हो, इसकी दोनों की निंदा करने में किसी को क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सौरभ, और मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जैस्मिन शाह यहाँ पे मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। एक सेकंड, निंदा क्यों नहीं कर रहे? एक सेकंड, आप भी अमानतुल्लाह खान के बयान की निंदा करते हैं ना, जो जामिया हिंसा के दौरान दिया था उन्होंने? निंदा छोड़िए, करते हैं निंदा जैस्मिन कि इस्लाम खतरे में है? कौन सा ऐसा बयान दिया था? मुझे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास है बयान, मेरे पास बयान है पूरा, मेरे पास पूरा बयान है, मैं आपको बता रहा हूं। खान का बयान बता रहे हैं। एक सेकंड, मैं बता रहा हूं। जैस्मिन सुन लीजिए, जैस्मिन शाह, अमानतुल्लाह खान ने चुनाव से पहले, देखिए बोलने नहीं देंगे, जैस्मिन शाह की आवाज को थोड़ा कम कराएंगे तब मैं बोलूंगा। आप बोलिए जैस्मिन, सुनिए, मैं आपको तथ्य सुना रहा हूं। मैंने पूछा अमानतुल्लाह खान ने ऐसा क्या बयान दिया था, ये आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए बुर्का पहनना मुश्किल हो जाएगा, बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जामिया की हिंसा भड़की, दिल्ली में बसें को आग लगाई गई, उनका नाम फिर एफआईआर में आया। सुनिए जैस्मिन, इस तरीके से नहीं होती डिबेट। अब आप बात सुनिए, अब आप बात सुनिए। अभी आपको एतराज था कि दूसरे लोग बोल रहे थे, नहीं सुनिए ना। उसके बाद उनका नाम एफआईआर में आया दिल्ली पुलिस के द्वारा और आपने उसको टिकट दिया, आपने उसको टिकट दिया। उनका नाम ना, अब आपकी जिम्मेदारी है। कपिल मिश्रा पे जो उंगली उठाते हैं वो बताए अपने गिरबान में झांक के ना, पहले कभी नहीं आया है और उनका नाम एफआईआर में दर्ज है सर, उनका नाम पहली बार नहीं। एफआईआर हुई चाहे नहीं हुई, एफआईआर हुई चाहे नहीं हुई, जैस्मिन अब सीधी सीधी बात करते हैं ना कपिल मिश्रा के लिए। मैं कह रहा हूं कपिल मिश्रा का बयान बहुत निंदनीय है। प्रियंक शुक्ला कह रहे हैं मैं भी डिफेंड नहीं करता। आपको पूरा बयान कोट कर दिया इन्होंने अमानतुल्लाह खान का, आप करिए निंदा। और उसी दिन जामिया में आग लगी थी, दिल्ली में उसी दिन आग लगी थी। उन्होंने क्या कहा है कि 3 दिन में कुछ चीजें वरना सारे लोग यहाँ पे आके सबको राख राख कर देंगे। जैस्मिन, अमानतुल्लाह खान शर्जील इमाम के साथ स्टेज पर थे। अरे कपिल मिश्रा पे उंगली उठाने वाले शर्जील इमाम के भाई को तो कुछ बोलो। और चैन की मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। शर्जील इमाम वाली वीडियो दिखा दूं मैं? मुझे लगता नहीं कि इनको कोई दिक्कत होनी चाहिए कि आप किस मजबूरी से ऐसा कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो चुका है, जो चीज गलत हो उसको गलत कहना चाहिए। जैस्मिन शाह भयवश नहीं बोलेंगे, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भयवश नहीं बोलेंगे। मेरी चुनौती है इनको, ये भयवश नहीं बोलेंगे, डरते हैं, ये कायर हैं ये। सौरभ जी, मैं प्रेम शुक्ला जी से बात पूछना आपकी कायरता स्पष्ट हो रही है। अमानतुल्लाह खान का बयान पूछा, आपने कोट कर दिया गया, उसके बाद आप नहीं बोल सकते। मेरी चुनौती है, आप कायर हैं, आप कायर हैं, आप आज भी उनको डिफेंड करते घूम रहे हैं। अच्छा एक मिनट, आसिफ मोहम्मद खान बोल रहे, बोलिए सर, बोलिए। आसिफ मोहम्मद खान की आवाज है। आपकी कायरता है जिसने एक, ठीक है प्रेम साहब एक मिनट सुनिएगा इनको, हिंसा के लिए प्रेरित इनका ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी और शहजाद भाई से बात पूछना चाहता हूं। जब अमित शाह जी ने कहा कि 8 फरवरी को इतने जोर से बटन दबाना कि करण शाहीन बाग में लगे, तो कपिल गुजर आया और वहां सुनिए, कपिल गुजर आया और वहां पर उन महिलाओं पे फायरिंग करके गया। कपिल गुजर आम आदमी पार्टी का था सर, आपको वो किससे प्रेरित था? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। जब अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी का छुपा ले रहे थे ना। कभी कभार सच भी बोल लिया करो। मैं एक सवाल सीधा पूछना चाहता हूँ आसिफ मोहम्मद खान, आप प्रेरित होने की बात कर सौरभ जी एक सेकंड, मैं ये तथ्य दिखाना चाहता हूँ। मैं रविवार की हिंसा की बात कर रहा हूँ, मैं रविवार से हुई हिंसा की बात करना चाहता हूँ। एक मिनट से आसिफ भाई एक सेकंड, आम आदमी पार्टी मौजूदा जैस्मिन का एक झूठ मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ। जैस्मिन ने बोला आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान का नाम नहीं था। ये मैं CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान बुक्ड इन गाजियाबाद फॉर इंसाइटिंग वायलेंस ड्यूरिंग एनटीपी प्रोटेस्ट 24 दिसंबर। मौजूदा हालात की बात कीजिए, मौजूदा हालात की बात कीजिए। आपके परवेश वर्मा ने कहा कि मैं
11 फरवरी के बाद अरे सर, हाई कोर्ट ने बोल दिया एफआईआर होनी चाहिए उनके खिलाफ। आप जाफराबाद में क्यों नहीं बात करना चाहते? आप जाफराबाद में आप जाफराबाद से बात करने से बचना चाहते हैं? आप जाफराबाद पर बात करने से बचना चाहते हैं? एक मिनट प्रेम शुक्ला, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला, एक मिनट। आसिफ मोहम्मद खान, आसिफ साहब, आप जाफराबाद पर बात करने से बचना चाहते हैं क्या? मैं जाफराबाद पे बात, वो ठीक है, मैं आपसे जाफराबाद की बात करना चाहता हूं। तो शाहीन बाग मैं आपसे पूछ रहा हूं, आसिफ मोहम्मद खान, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शनिवार की रात जाफराबाद में जब सड़क रोकी गई, एक मिनट सर, एक मिनट, शनिवार की रात जाफराबाद दिल्ली में जब सड़क रोकी गई, उसके अगले दिन दिल्ली में हिंसा शुरू हो गई। एक सेकंड सुनिए मेरी बात। आप जाफराबाद की रोड ब्लॉक के हक में हैं या उसके खिलाफ? देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि ये काम पुलिस का था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो फिर शाहीन बाग भी याद रखिएगा। नहीं, आप बात तो सुनिए। नहीं, फिर शाहीन बाग भी पुलिस के हाथ में। आप बात सुनिए। कपिल मिश्रा की जिम्मेदारी नहीं थी। सवाल मेरा कपिल मिश्रा पे नहीं था। बात कहना जाफराबाद की सड़क बंद करने के हक में या खिलाफ है? जाफराबाद की सड़क बंद होने के हक में या खिलाफ है? हम एक बात कहते हैं सौरभ जी, हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हम तहरीक चलाना कोई बुरी बात नहीं है। रही बात, देखिए, रास्ता बंद पुरअमन तरीके से शहर की हर सड़क बंद नहीं की जा सकती है। शाहीन बाग का परिभाषा तेजाब फेंकना पुलिस पर, अमन की नई परिभाषा बम फेंकना, अमन की नई परिभाषा शाहरुख जैसे आतंकवादियों के हाथों में पिस्तौल पकड़ाकर गोली चलवाना, हमारे नई परिभाषा तहरीक को, आंदोलन को तस्लीम रहमानी साहब के पास जाएंगे। एक मिनट, आसिफ मोहम्मद खान साहब जाफराबाद के बारे में तो ये कहते हैं कि जाफराबाद में अगर सड़क बंद हुई तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस जाने। शाहीन बाग में जब सड़क बंद होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है, तब वो दिल्ली पुलिस की ये मामला नहीं रह जाता। कोर्ट में अगर जाफराबाद की सड़क दिल्ली पुलिस खुला सकती है तो शाहीन बाग की सड़क क्यों नहीं खुला सकती? कोर्ट में बीजेपी के लोग गए हैं, आप इनसे पूछिए। तस्लीम रहमानी, आपके डर में पुलिस आती, तस्लीम रहमानी, आप सुप्रीम कोर्ट बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सौरभ, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, बगैर किसी, मैं बिल्कुल गैर सियासी अंदाज में कहना चाहता हूं ये बात कि रोड ब्लॉक हम उसके हक में कभी नहीं है, कभी नहीं रहे। हम सीए के प्रोटेस्ट को बंद नहीं होने देंगे किसी कीमत पर भी, चाहे 10 जगह आप जाफराबाद बना दे या आप मौजपुर बना दे। 25 लोगों को आपने कत्ल किया है, 25 लाख को कत्ल कर दिया आप लोगों ने किया है, आतंकवाद समर्थक अराजकतावादियों ने किया है, जारी रहेगा। लेकिन इसके बावजूद हम किसी रोड ब्लॉक को अप्रूव नहीं करते, तस्लीम रहमानी से एक सवाल है, और इसलिए मैंने सबसे पहले सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आपको भरोसा है? तस्लीम रहमानी, सीए का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप अगर इसको संविधान बचाने की लड़ाई बोलते हैं, आप बोलते हैं ये एक सांप्रदायिक कानून के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट में आस्था क्यों नहीं है? आप गली गली जगह जगह रास्ता ब्लॉक करेंगे, उसको अपना जायज अधिकार बताएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को सुन रहा है उसका आपको भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पोजीशन क्लियर सर, कर दी, आपको मालूम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है आपको कि हर सार्वजनिक रास्ते को ब्लॉक कीजिए, ये अधिकार दे दिया है उसका राइट है, कहीं नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा सार्वजनिक जगहों पर बैठकर अनिश्चित काल तक रास्ते को ब्लॉक रहेगा। ठीक है सर, समय इतना अगर 25 लाख मुसलमानों को कत्ल कर रहा, दिल्ली का दंगा हुआ, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि ये न होता, और अगर हुआ तो जल्द से जल्द खत्म होता और इसके पीछे जितने लोग हैं सब जेल के पीछे जाए। ये सवाल दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार से पूछा जाएगा। दिल्ली की सरकार इतने प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है, समाज में आपकी बहुत जड़ें हैं, आपका भी फर्ज था कि ये बात यहां तक ना पहुंचती। ये दिल्ली की सरकार से भी पूछा जाएगा, लेकिन ये सवाल उन लोगों से भी पूछा जाएगा जो जगह जगह सड़क बंद कर रहे हैं, क्योंकि गलती किसी की भी रही हो, पहला पत्थर किसी ने भी चलाया हो, वजह वो जाफराबाद की सड़क ही बनी थी। और ये हम सब के सामने एक मिसाल अब ये बननी चाहिए कि हालात खराब हो उसके बाद हम सड़क से उठें, या सड़क पर पहले ही ना बैठें कि हालात खराब ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।